हेलो एवरीवन, एमपीएसआई 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैथ का यह है पार्ट 19 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 1 नवंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर और एमपीएसआई 2017 का ये लास्ट पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 750 रुपीज को ABC में डिवाइड किया जाता है इस तरह से कि A/B = 5/2 है और B/C 7/13 है। तो हमें A का शेयर या A का हिस्सा बताना है। इसके लिए हमें A, B, C तीनों के रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया गया है A/B, हम तीनों का रेशो साथ में निकाल रहे हैं A/B/C। तो A/B कितना दिया गया है 5/2, तो A के नीचे 5 और B के नीचे 2। इसके बाद B/C दिया गया है 7/13, तो B के नीचे हम B लिखेंगे। B कितना है 7, तो 7/13। अब जो खाली जगह है वहां पर हम साइड वाला नंबर लिख देंगे। इसके साइड में कौन सा नंबर है 2 और यहां पर साइड में लिखा हुआ है 7। अब हम नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7 35, 2 × 7 14 और 2 × 13 26। ये हमें मिल गया A/B/C। अब हम A का शेयर या A का हिस्सा फाइंड करेंगे। तो जिसका शेयर पूछा है उसका रेशो हम ऊपर लिखेंगे। तो A का रेशो है 35, तो 35 ऊपर और डिवाइड में सभी रेशो को प्लस करके लिखेंगे। 6 और 4 10 + 5 15, 3 4 5 6 और 7 75 और किस में से बताना है 750 रुपीज में से। तो इंटू कर देंगे 750। 75 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। 35 × 10 = 350। ये आ गया A का हिस्सा या A का शेयर 350 रुपीज। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और इसके लिए कुछ साइंस या कुछ चिन्ह दिए गए हैं चारों ऑप्शंस में। तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन के साइन को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यह इक्वेशन सही होगी। तो इसके लिए हमें इन सभी साइन को रखना पड़ेगा इन जगहों पर। पहला ऑप्शन चेक करते हैं 24। फिर इस जगह पर हम पहला वाला साइन लिखेंगे। प्लस माइनस और इक्वल दिया गया है तो पहला साइन क्या है प्लस का, तो प्लस आ गया। इसके बाद 16, फिर इसके बाद खाली जगह है तो दूसरा वाला साइन हम लिखेंगे। दूसरा वाला है माइनस। इसके बाद है 8, फिर से इस जगह पर हम साइन लिखेंगे अगला वाला, तो अगला है इक्वल। इसके बाद है 32। ये इक्वेशन सही कैसे कहलाएगी, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होंगे। तो राइट साइड अगर 32 है तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके भी हमें 32 ही मिलना चाहिए। 24 और 16 को प्लस करेंगे तो 40 आया, -8 = 32 और 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32 मिलेगा = 32। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर मिल गए हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन सही हो गई। कौन से ऑप्शन से, पहले वाले ऑप्शन से। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। तो हमें उस पॉलीगॉन की या उस बहुभुज की नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या पता करनी है। फॉर्मूले के बिना यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है या इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 और डिवाइड में n। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये i हमने क्यों लिया है, इंटीरियर एंगल के i से। i मतलब आंतरिक कोण। किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जहां पर i का मतलब है आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल और n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछी है, तो n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो i की जगह पर आंतरिक कोण कितना दिया गया है 144, i की जगह पर 144, फिर इक्वल n-2। n तो हमें फाइंड करना है तो n की जगह पर n ही लिखेंगे। n-2 × 180 डिग्री डिवाइड में n। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर 144 और 180 इक्वल में है और यहाँ पर इनटू में है, तो हम 144 और 180 को कैंसिल कर सकते हैं।
6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और 0, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। फिर 3 से कर दें, 3 1 जा 3 और 0, 3 8 जा 24। फिर 2 से, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब कैंसिल नहीं हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बचा हुआ है केवल 4 और 4 का मल्टीप्लाई हम n में करेंगे तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू, यहाँ पर बचा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई n माइनस 2 में करेंगे, तो पहले 5 का n में करेंगे तो 5n हो जाएगा, फिर 5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन हो गया और 2 5 जा 10। यहाँ से इस 4n को हम उस तरफ ले जाते हैं और इस माइनस 10 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो 10 हो जाएगा प्लस का इक्वल टू, ये हो जाएगा 5n, ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4n। यहाँ बचा 10 इक्वल टू 5n में से 4n माइनस करेंगे तो 1n बचेगा, मतलब n बचेगा। यहाँ से हमें 10 इक्वल टू n या फिर n इक्वल टू 10 मिला। इसका मतलब बहुभुज की भुजाओं की संख्या या नंबर ऑफ साइड्स 10 है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, ए और बी साथ में किसी वर्क को या कोई काम को 15 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ए और बी का साथ में दिन दिए गए हैं 15 दिन, इसका मतलब ए प्लस बी दोनों को साथ में लगते हैं 15 दिन और बी को लगते हैं 20 दिन। यह हो गई कुल दिनों की संख्या। अब हम टोटल वर्क या कुल कार्य निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 हो गया कुल कार्य। अब यहां से हम वन डे वर्क या एक दिन का कार्य निकालेंगे। कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या का डिवाइड करेंगे, तो जब हम 60 में डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। इसी तरह से बी का निकालेंगे तो 60 में डिवाइड करेंगे हम 20 से, जो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 3। बी एक दिन में 3 काम करता है। यहां से एक दिन का काम या वन डे वर्क हमें पता चल गया ए प्लस बी का, और ये है बी का। अब जो ये ए प्लस बी का एक दिन का काम है, इसमें कुछ काम ए कर रहा होगा और कुछ काम बी कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा है वो हमें पता है 3, तो बी ने किया 3, तो बाकी बचा हुआ कौन करेगा, ए, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिला। इसका मतलब ए ने एक दिन में एक काम किया और हमें ए के कुल दिनों की संख्या बतानी है कि पूरा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो हम कुल कार्य में ए के एक दिन का कार्य को डिवाइड कर देंगे, तो कुल कार्य या टोटल वर्क है 60 और ए एक दिन में करता है एक काम, डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 60 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 60 डेज। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/3 या 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी किसी काम का 40% 10 डेज में कर सकता है, तो ए और बी दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इसके लिए हमें ए और बी दोनों के कुल दिन पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला है कि काम का 1/3 भाग करने में ए को 5 दिन लगते हैं। 1/3 मतलब 1/3, 1/3 करने में 5 दिन लगते हैं, तो एक काम करने में कितने लगेंगे। किसी भी काम को अगर हमें कुल मानना है या टोटल मानना है, तो या तो हम उस काम को 1 मान सकते हैं या फिर उस काम को हम 100% भी मान सकते हैं। तो अगर हम कुल काम 1 मान लेते हैं तो 1/3 करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो 1 करने में कितने लगेंगे। इस 3 को यहाँ ले जाएं तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू मिलेगा 3 × 5 15, मतलब एक काम, इसका मतलब पूरा काम करने में लगेंगे 15 दिन, क्योंकि पूरा काम हमने 1 माना है। तो ये हो गए ए के कुल दिनों की संख्या कि काम को पूरा करने में ए को लगेंगे 15 दिन। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। किसी काम का 40% करने में लगते हैं 10 दिन। अब यहाँ पर परसेंट में दिया है, तो या तो हम 100% मान लें या फिर 1 की मदद से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। बी को 40% करने में लगते हैं 10 दिन। 40% में से हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसके डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, तो यहाँ से परसेंट का साइन हट जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से 5 बार
और 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब काम का 2/5 भाग करने में लगेंगे 10 दिन। काम का 2/5 हिस्सा करने में बी को लगते हैं 10 दिन। तो हम 1 की वैल्यू निकालें। यहाँ पर 1 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि पूरा काम तो 1 है ना, तो यहाँ पर हमें 1 लाना पड़ेगा। और किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में हम 1 तो मान ही सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर 1 है, तो इस 2/5 को हम उस तरफ ले जाते हैं। ये 2 मल्टीपल में है तो 10 के डिवाइड में हो जाएगा, और ये 5 डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल टू 10। ये 5 डिवाइड में था तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, और ये इंटू में था मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 10 को हम कैंसिल कर दें 2 से तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, तो 1 इक्वल टू मिल गया 25। और 1 हमने माना था पूरा काम। इसका मतलब पूरा काम करने में बी को लगते हैं 25 दिन। और अगर हम परसेंट से देखते तो परसेंट से भी 25 दिन ही मिलते। बी को लगते हैं 40% काम करने में 10 दिन। तो यहाँ पर हम 100% कैसे ला सकते हैं? पहले तो हम 0 से 0 कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा 4% इक्वल टू 1। अब इस 4 को हमें 100 में बदलना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दें? 25 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा इंटू 25 और ये इंटू 25। तो 25 इंटू 4 होते हैं 100%, और यहां पर मिलेगा 25। मतलब 100% करने में बी को लगते हैं 25 दिन। 100% मतलब पूरा काम करने में बी को लगते हैं 25 डेज। अब हम ए और बी के साथ में काम करने के नंबर ऑफ डेज या दिनों की संख्या पता कर सकते हैं। तो ए को काम करने में लगते हैं 15 दिन और बी को काम करने में लगते हैं 25 दिन। यहाँ से हम कुल कार्य या टोटल वर्क निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75। ये हो गया कुल कार्य। यहाँ से हम एक दिन का कार्य या 1 डे वर्क निकालेंगे इन दोनों का। कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या का डिवाइड करेंगे, तो 75 में जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ए एक दिन में करता है 5 काम। इसी तरह से बी का निकालेंगे तो 75 में डिवाइड कर देंगे हम 25 से। 25 से 75 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है। और अगर ये दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? ए और बी साथ में एक दिन में कर लेंगे 5 + 3 8। और हमें ए और बी के कुल दिनों की संख्या बतानी है, तो हम टोटल वर्क में या कुल कार्य में एक दिन के कार्य को डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा 75 डिवाइड करेंगे 8 से। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से 72 जाता है, या फिर ऑप्शन में डिवाइड नहीं किया है, ऑप्शन में 75/8 ही दिया गया है। तो 75/8 डेज लग जाएंगे ए और बी को साथ में करने में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 75/8 ऑप्शन में ही दिया गया है। नेक्स्ट है, इन व्हाट टाइम कितने टाइम में 1000 रुपए 1331 हो जाएंगे 20% की रेट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब 6 की दर से हमें टाइम बताना है। तो जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडेड या चक्रवृद्धि की दर से टाइम पूछा हो, इन दोनों में से हम किसी भी एक अमाउंट को लेकर टाइम पता कर सकते हैं। मान लो हमने 1000 ले लिया, तो हमें ये देखना है कि ये नंबर कौन से नंबर की पावर में आ सकता है। 1000 को या 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जितनी पावर लगेगी वही हमारा टाइम हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 3 इयर्स। अब हमें इसके साथ साथ ये भी देखना है कि यहाँ पर हाफ ईयरली या प्रति 6 दिया गया है। इसका मतलब एक साल में 2 बार रेट लग जाएगी। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले 6 महीने पर लगाएंगे और फिर से 6 महीने पर। इसका मतलब 2 बार लगानी पड़ेगी, तो टाइम दुगना हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 साल इक्वल टू 2t। टी हमने मान लिया टाइम। या सिंपल हमें इतना देखना है कि जब 6 माही या फिर हाफ ईयरली दिया गया हो तो टाइम को हमें डबल कर देना है। अब यहां से टी की वैल्यू निकालेंगे। मल्टीपल में है तो 3 के डिवाइड में आ जाएगा। 3/2 इक्वल टू टी। कैंसिल करेंगे तो 1 बार और पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे तो 2 5 10 1.5। 1.5 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। 1.5 ऑप्शन थर्ड।
एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने केवल एक राशि या एक अमाउंट को देखकर निकाला था, क्योंकि अगर एक में हमें जो पावर मिल रही है तो दूसरे नंबर में भी उतनी ही पावर हमें मिल रही होगी। ये क्या होता है, 11 का क्यूब या 11 की पावर 3, इसलिए हमने केवल एक को ही देख लिया था। अब अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड में 100, और इसकी पावर होती है टाइम। अमाउंट मतलब मिश्र धन जो बाद में हुआ है रेट लगने के बाद, पी मतलब प्रिंसिपल या मूलधन, रेट मतलब दर, और ये टाइम। यहां पर ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस तरफ ले जाकर हम इसके डिवाइड में लिख सकते हैं और यहां से हट जाएगा। अब हम सभी की वैल्यूज रखेंगे। मिश्र धन कितना है, बाद में कितने रुपए हो रहे हैं, 1331, और पहले कितने थे, 1000, इक्वल टू 1 प्लस, अब यहां पर रेट लिखनी है तो यहां पर हाफ ईयरली 6 माही दिया गया है, तो 6 माही दिया गया हो तो रेट को हम आधा कर देते हैं और टाइम को हम डबल कर देते हैं। तो रेट यहां पर कितनी दी गई, 20%, 20% को आधा कर दें, 20 डिवाइड 2, ये मिलेगा 10, तो ये 10% की रेट हम यहां पर लिखेंगे आर की जगह पर, डिवाइड में 100, और इसकी पावर टी, जो जितना टाइम था वो हम डबल कर देंगे, तो इस टी को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 और प्लस 1 11/10 मिलेगा यहां पर, 11/10, और इसकी पावर है 2 की पावर t, इक्वल टू, अब इन नंबर को हम किसी नंबर की पावर में लिख सकते हैं, जो नंबर हमें यहां पर मिल रहा है इक्वल टू के उस तरफ, वही नंबर हमें इस तरफ देखना है। अगर नहीं बन रहा है तो हमें कैंसिल करके बनाना पड़ेगा। तो ये तो बन रहा है 11 का क्यूब और ये बन रहा है 10 का क्यूब। अब 11 के ऊपर भी पावर 3 है और 10 के ऊपर भी पावर 3 है, तो हम इन दोनों के साथ में पावर लगा सकते हैं, एक साथ में 3। अब ये इक्वल टू में है, बेस और आधार समान है, 11/10 11/10 सेम है, तो इनकी पावर्स या फिर इनकी घात भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा 3 इक्वल टू 2t। यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो 3 के डिवाइड में ले आएंगे, 3/2 इक्वल टू t, और डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5। इतना ही टाइम हमें पहले मिला था, टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर्स। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर ए और बी का साथ में टाइम दिया गया है, ए प्लस बी दोनों को लगते हैं 10 दिन और ए को लगते हैं 30 दिन। यहां पर टोटल वर्क या कुल कार्य निकालेंगे, 10 और 30 का एलसीएम लेकर, एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये आ गया टोटल वर्क या कुल कार्य। यहां पर हम एक दिन का कार्य या 1 डे वर्क निकालेंगे ए प्लस बी का, तो कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे, 30 में डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 मिलेगा हमें। और इसी तरह से ए का निकालेंगे हम, तो 30 में डिवाइड करेंगे 30 से तो 1 मिलेगा यहां पर। इसका मतलब ए और बी दोनों साथ में मिलकर एक दिन में काम करते हैं 3 और ए अकेला एक दिन में काम करता है 1, और यहां पर ये ए का है और ये ए प्लस बी दोनों का है। इसका मतलब ये जो 3 काम हो रहा है वो ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा, और ए का हमें पता है कि ए एक दिन में करता है 1, तो बाकी बचा हुआ किसने किया होगा, बी ने, तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2। इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो बी के कुल दिनों की संख्या हमें निकालेंगे, तो कुल कार्य में बी के एक दिन का काम हम डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइड 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15, तो बी को काम करने में लगते हैं 15 डेज, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है। 2 डिफरेंट सोर्सेज या 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है 13.50, और इंटरेस्ट या ब्याज किस पर लगाया गया है, 1500 रुपए पर 3 साल में।
तो हमें उन दोनों इंटरेस्ट की रेट का अंतर बताना है। अब यहाँ पर हमें रेट बताना है और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज का अंतर दिया गया है 13.50। तो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू रेट या दर इंटू टाइम डिवाइड में 100। और इस फॉर्मूले में से हमें रेट का या दर का अंतर बताना है। तो मान लेते हैं पहली रेट है R1 और दूसरी रेट है R2, इन दोनों का अंतर ही हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल या मूलधन दिया गया है 1500 रुपये और टाइम 3 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया है। इसका मतलब पहला वाला इंटरेस्ट या ब्याज हम मान लेते हैं SI1 है और दूसरा है SI2 सिंपल इंटरेस्ट सेकंड वाला। इनका अंतर दिया गया है क्वेश्चन में 13.50। तो यही अंतर हम इस SI की जगह पर लिख सकते हैं क्योंकि है तो वो ब्याज ही। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, SI की जगह पर हम अंतर लिख रहे हैं SI1 पहला वाला माइनस SI2 या दूसरा ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह तो प्रिंसिपल ही रहेगा, तो हम इसकी जगह पर लिख दें 1500 या मूलधन इंटू, अब इस रेट की जगह पर हम R1 माइनस R2 रेट या दर का अंतर लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा R1 माइनस R2 इंटू टाइम, टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष डिवाइड 100। और यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो SI1 माइनस SI2 की जगह पर हम 13.502 लिख दें, 13.50 इक्वल टू, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दें तो बचेगा 15 इंटू R1 माइनस R2 इंटू में 3। और ये 13.50 है तो हम पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 2 0 आ जाएंगे, मतलब 100 आ गया नीचे। अब 0 से 0 कैंसिल और यह है 135, तो 135 को हम 3 से कैंसिल कर दें तो 3 4 जा 12, 1 बचे, 3 5 जा 15। और इस 45 को हम 15 से डिवाइड कर दें 3 बार। अब इसके आगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर बचा 3 और नीचे बचा 10, 3/10 इक्वल टू, यहां पर सब कैंसिल हो गए, केवल R1 माइनस R2 बचा है। यहां पर 3/10 को हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 0.3। क्योंकि नीचे एक 0 है तो ऊपर हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो रेट का अंतर या ब्याज का अंतर हमें मिल गया 0.3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स या दो संख्याओं का योग दिया गया है 9 और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है 41, तो हमें उनका प्रोडक्ट या गुणनफल बताना है। तो क्वेश्चन में सम दिया गया है या योग दिया गया है, तो पहला नंबर हमने मान लिया A और दूसरा नंबर मान लिया B, इन दोनों को प्लस करने पर मिल रहा है 9 और इन्हीं का हमें स्क्वायर या वर्ग करना है। तो A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करने पर दिया गया है क्वेश्चन में 41 मिलता है। और बताना है हमें A और B का गुणनफल, मतलब इंटू A इंटू B हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम देखें कि ये सारी वैल्यूज हमें कौन से फॉर्मूले में मिलती हैं, A प्लस बी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और AB, ये मिलती हैं हमें A प्लस B के होल स्क्वायर में। A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका मतलब 2 इंटू A इंटू B। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, A प्लस B की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, A प्लस B बराबर है 9, तो इसका हमें स्क्वायर या वर्ग करना है, तो 9 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो डायरेक्ट लिख दें हम यहाँ पर 81 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतनी की जगह पर हम लिख देंगे ये 41, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। तो इसकी जगह पर 41 फिर प्लस फिर 2 इंटू A इंटू B। अब इस 41 को हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा,
81 में से 41 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी। अब इस 2 से हम 40 को डिवाइड कर दें, 2 और 0 20, तो ये हमें मिल गया 20 इक्वल टू ए इंटू बी, और यही हमें पता करना था, गुणनफल या फिर प्रोडक्ट। तो आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है। यहाँ पर दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग हैं, उनका पेरीमीटर या परिमाप दिया गया है 24 और 32। तो पहले हम दो स्क्वायर या दो वर्ग बना लेते हैं। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब इन दोनों के पेरीमीटर या परिमाप दिए गए हैं 24 और 32। मान लो इसका है 24 और इसका है 32। परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है? इसकी सभी साइड्स का सम या इसकी सभी भुजाओं का योग। तो अगर हमें कोई एक साइड या कोई एक भुजा निकालनी है तो हम इस परिमाप में 4 का डिवाइड कर दें या पेरीमीटर में 4 का डिवाइड कर दें तो हमें एक साइड मिल जाएगी। 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब इसकी साइड हो गई 6, और सभी साइड्स या सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये भी 6 और ये भी 6। या फिर अगर फॉर्मूले से निकालें तो पेरीमीटर निकालने का या परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू कोई भी एक साइड या कोई भी एक भुजा, उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पेरीमीटर दिया गया था 24 इक्वल टू 4 इंटू साइड या फिर कोई भी भुजा हम निकाल रहे हैं तो हम एक ही जगह पर ए रखेंगे। 4 से 24 को डिवाइड करेंगे 6 बार तो ये हमें मिल जाएगा 6 इक्वल टू ए या फिर ए इक्वल टू 6। इतनी ही हमें पहले मिली थी 6। जितना भी पेरीमीटर या परिमाप दिया गया है उसमें हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें उस वर्ग की भुजा या साइड मिल जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 32/4 इक्वल टू 8, तो ये वाली 8 ये भी 8 हो जाएगी और सभी साइड्स इसकी 8 8 हो जाएंगी। ये हो गई इन दोनों स्क्वायर की साइड्स। अब इनकी साइड्स हैं, इनका पेरीमीटर है या परिमाप है, इसका मतलब इनका अंदर कुछ क्षेत्रफल भी होगा और इसका भी होगा कुछ क्षेत्रफल या फिर एरिया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक तीसरे वर्ग का या एक तीसरे स्क्वायर का पेरीमीटर जो कि इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग से बनता है। इन दोनों का क्षेत्रफल आएगा कुछ, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वही क्षेत्रफल होगा इस तीसरे वर्ग का। इन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे तो हमें इसका एरिया मिलेगा। तो हमें इस वर्ग का या इस स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप बताना है, जिसके लिए हमें एक साइड या एक भुजा पता होनी चाहिए, जो कि हम निकालेंगे यहां से। इन दोनों को जोड़कर तीसरा वर्ग बन रहा है ये, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल या एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी साइड या भुजा दी गई है उसका हम स्क्वायर कर दें या वर्ग कर दें तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। साइड कितनी दी गई है इसकी 6, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया हमें मिल गया 36। इसी तरह से दूसरे का निकालेंगे हम, इक्वल टू जो भी साइड दी गई है उसका हम स्क्वायर कर दें या वर्ग कर दें। तो इसकी साइड या भुजा दी गई है 8 का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू 8 64। दूसरे वाले स्क्वायर का या वर्ग का क्षेत्रफल एरिया हमें मिल गया 64। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इस तीसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल या एरिया मिलेगा। तो जोड़ देंगे 36 और 64 हो जाएंगे, 6 और 4 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10 100। ये हमें मिल गया इस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल या इस तीसरे स्क्वायर का एरिया, जिसकी मदद से हम एक साइड या एक भुजा निकालेंगे। एरिया कैसे निकालते हैं? जो भी साइड हो उसका हम स्क्वायर या वर्ग कर दें। तो हमें एरिया पता है, इसकी जगह लिखेंगे 100 इक्वल टू ए की जगह पर हम ए ही लिख देते हैं स्क्वायर। ये 2 है, उस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब होता है रूट। 100 का रूट इक्वल टू ए, यहां से बाहर निकल कर आएगा 10 इक्वल टू ए। इसका मतलब तीसरे वर्ग की या जो तीसरा स्क्वायर है इसकी साइड हमें मिल गई 10। अब एक 10 है तो बाकी सभी भी 10 होंगी। बस
अब हम इसका परिमाप या पेरीमीटर पता कर सकते हैं। पेरीमीटर या परिमाप क्या, जो भी साइड दी गई हो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो साइड कितनी दी गई है 10, 4 इंटू 10 40। इसका पेरीमीटर परिमाप हो गया 40, या फिर ऐसे ही देख लेते 10 10 10 40 हो जाते हैं, तो 40 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एवरेज सैलरी या औसत आय दी गई है किसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज की या किसी संस्था के कर्मचारियों की, और यहाँ पर हेड बोला है, मतलब सभी में से प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय दी गई है 60। मान लो ये कुछ कर्मचारी हो गए, इनकी एवरेज सैलरी या औसत आय दी गई है प्रत्येक की 60, मतलब हर एक की। इसके बाद एवरेज सैलरी या औसत आय दी गई है 12 ऑफिसर की 400। सभी एम्प्लॉइज में से या सभी कर्मचारियों में से कुछ ऑफिसर हैं, मतलब 12 ऑफिसर की औसत दी गई है 400। अब ये 12 तो ऑफिसर निकल गए, इन ऑफिसर के अलावा भी कुछ होंगे कर्मचारी, उनकी औसत दी गई है 56 या एवरेज दिया गया है 56। तो हमें उस इंस्टीट्यूशन में या उस संस्था में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों की संख्या बतानी है। मिश्रण से या मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 60 है सभी की, और इसको 2 भागों में बांट दिया। इसका मतलब सभी कर्मचारियों में से या सभी एम्प्लॉइज में से हर एक की 60 है, और उनमें से कुछ होंगे ऑफिसर और कुछ होंगे जो ऑफिसर नहीं है। तो ऑफिसर की है 400 और जो ऑफिसर नहीं है, मतलब ऑफिसर को छोड़कर, उनकी है 56। तो पहले हम ऑफिसर की एवरेज या औसत लिख लेते हैं 400, और जो ऑफिसर नहीं है उनकी है 56। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो सभी कर्मचारी या फिर सभी एम्प्लॉइज बन जाएंगे, जिनकी साथ में दी गई है 60 एवरेज सैलरी या औसत आय। ये हैं सभी कर्मचारी या सभी एम्प्लॉइज जिनमें से हर एक की है एवरेज 60, और ये हैं ऑफिसर्स जिनमें से हर एक की है 400, और ये हैं वो जो ऑफिसर नहीं है, इनमें से हर एक की सैलरी है 56। तो यहाँ पर हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, जो ऑफिसर हैं और जो ऑफिसर नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 बचे, और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर हम लिखेंगे यहाँ पर, 400 में से 60 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 340। ये हमें रेशो मिल गया ऑफिसर का, और ये है जो ऑफिसर नहीं है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं आगे, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, और ये 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 1:85। ये रेशो हमें मिल गया ऑफिसर का और जो ऑफिसर नहीं है उनका। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कुल कर्मचारी हमें मिल जाएंगे, या एम्प्लॉइज की कुल संख्या हमें पता चल जाएगी। और इन दोनों में से जो ऑफिसर है, मतलब जो 1 है, इसकी संख्या क्वेश्चन में दी गई है 12, तो हम 1 के बराबर में 12 लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन से हम कुल संख्या पता करेंगे। कुल संख्या मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये हैं ऑफिसर और ये हैं बिना ऑफिसर, तो 85 प्लस 1 हो जाएगा 86। तो जब 1 इक्वल टू 12 है तो 86 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ 86 और 86 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 86 इंटू 1 86, और 86 इंटू 12, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे हम 86 इंटू 12 का, लेकिन हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल संख्या पता चल जाएगी सभी कर्मचारियों की, वही हमारा आंसर होगा। जो आंसर होगा इसका मतलब वही इन ऑप्शन में लिखा होगा। तो यहां से हम लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे कि हमें यहां पर कहां मिल रहा है। 6 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 6 इंटू 12, मतलब आखिर में हमें लास्ट में 2 मिलेगा। तो 2 हम चेक कर लेते हैं यहां पर कहां मिलेगा। 5 है तो ये तो हट गया, 0 ये भी हट गया, 2 ये हो सकता है, और 0 ये भी हट गया, तो बचा केवल 1032। ये हो जाएगा आंसर। कुल संख्या हो जाएगी कर्मचारियों की 1032। नेक्स्ट है एवरेज एज या औसत आयु PQR की 5 ज्यादा है 5 अधिक है R की एज से, और P और Q की साथ में, मतलब P और Q की एज का या आयु का सम या योग दिया गया है 39। तो हमें R की एज या R की आयु पता करनी है।
तो इसमें हम मान लेते हैं कि P वर्ष का है, Q वर्ष का है और R वर्ष का है। तीनों की हमने PQR ही मान लिया। अब इसके बाद हमें इन तीनों का औसत लेना है, या दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है कि P और Q दोनों का योग दिया गया है 39, मतलब P प्लस Q इक्वल टू दिया गया है 39। P और Q की एज को हम जोड़ेंगे तो 39 मिलेगा। और इसके अलावा क्या बोला है, PQR तीनों की औसत आयु या एवरेज एज। तो एवरेज निकालना पड़ेगा इन तीनों का पहले, कि इन तीनों को जोड़कर कुल संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। तो P प्लस Q प्लस R ये तीनों का योग हो गया, सम हो गया। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज या औसत निकालने के लिए जो सम या फिर योग रहता है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं कुल संख्या से या टोटल नंबर से। तो ये हो गया सम या फिर योग P और PQR तीनों का, इसमें कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दिया। ये हमें मिल गया इन तीनों का एवरेज या औसत। अब ये तीनों की है, इसके बाद ये हो गई R की एज या R की आयु। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि ये जो औसत है, जो एवरेज है, ये 5 अधिक है R की एज से। ये 5 अधिक है औसत, इसका मतलब ये अधिक है तो इसमें 5 जोड़ दें। ये 5 अधिक हो गया R की एज से। जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा ही हमने लिख दिया, 5 वर्ष अधिक कर दिया इनको R से। लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन तो हमें पहले से ही मिल गई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, या एक समीकरण की हमें और जरूरत पड़ेगी। समीकरण मतलब इक्वल वाली चीज, मतलब बराबर। तो हमें इन दोनों को बराबर में लिखना पड़ेगा। बराबर में हम इनको कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो औसत है ये 5 अधिक है। तो जब ये 5 अधिक है तो इस अधिक के साथ तो हम इनको बराबर में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया P प्लस Q प्लस R डिवाइड में 3, ये हो गया इनका एवरेज या औसत। ये जो औसत है ये 5 अधिक है, तो इस अधिक के साथ हम बराबर में नहीं लिख सकते। अगर हमें इसको बराबर में लिखना है तो इस 5 को हमें उस तरफ भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ज्यादा है और ये 5 कम है, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं। बराबर करने के लिए जो ये ज्यादा वाला अधिक हिस्सा है इसको हमें उस तरफ देना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। तो इस 5 को हम दूसरे तरफ प्लस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट को हम इक्वल में या बराबर के साइन के साथ लिखते हैं तो जो क्वेश्चन में बोला होता है वो हम उल्टा करते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि इसमें 5 जोड़ना है तो हम उल्टा कर रहे हैं, हमने 5 इसमें जोड़ दिया तो ये बराबर हो जाएंगी। ये हमें मिल गई दूसरी वाली इक्वेशन। अब इन दोनों से हम वैल्यू निकालेंगे R की। अब देखो यहां पर है P प्लस Q प्लस R और यहां पर है P प्लस Q, तो इस P प्लस Q की वैल्यू हम 39 यहां पर लिख सकते हैं इस P प्लस Q की जगह पर। तो P प्लस Q की जगह पर हम 39 लिख रहे हैं और इसको हटा दें यहीं पर, ये मिल जाएगा 39 प्लस R डिवाइड में 3 इक्वल टू R प्लस 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 39 प्लस R में करेंगे तो उतना ही मिलेगा 39 प्लस R। और R क्या है, R की आयु जो कि हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू फिर इस 3 का मल्टीप्लाई हम R प्लस 5 में करेंगे। तो सबसे पहले 3 का R में किया तो 3R, फिर प्लस का साइन, फिर 3 इंटू 5 15। अब इस 15 को हम इस तरफ ले आएं और इस R को हम इस तरफ ले जाएं तो 39 है, 39 माइनस 15, 15 प्लस का था दूसरी तरफ आएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये है 3R और ये R प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस R। माइनस करेंगे तो 9 में से 5 माइनस किए 4, 3 में से 1 2, 24 इक्वल टू 3R में से R माइनस करेंगे तो 2R बचेंगे और इस 2 से हम 24 को डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां से हमें मिल गया 12 इक्वल टू R, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू 12, मतलब R की एज या R की आयु हमें मिल गई 12 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट या लाभ होता है, तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस या कीमत पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी कीमत 100% है। कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान ली, तो अगर वो उसको 990 में बेच रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 में हम 10 जोड़ दें तो 110% में बेचा होगा, और बेची गई कीमत रुपए में हमें पता है 990। अब यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1 इसके इंटू में मान सकते हैं, तो यहां पर बचेगा 1% इक्वल टू 990, और इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, ये हो जाएगा 110। ये मिल गया हमें 1% के बराबर इतना। और यहां से अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 100% हमने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस या जितनी उसकी कीमत थी, तो 100% की वैल्यू यहां से हो जाएगी, इसमें दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9 या फिर 0 से 0 इसको कैंसिल कर दें तो 9 डिवाइड 11 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से डिवाइड हो गया, 9 इंटू 100 मिलेगा 900। तो जो ये 900 है वो है 100% की वैल्यू। 100% मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमें मिल गया उस रेडियो का 900 रुपए। अब इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, अगर उस रेडियो को 890 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो ये है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, और ये है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 890, क्योंकि बाद में तो 890 में बेच रहे हैं। अब हमें इसमें बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस या बेची गई कीमत कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। यहाँ नहीं तो कितने का लॉस हो रहा है, 900 में से 890 को माइनस कर देंगे तो 10 रुपए। 10 रुपए का लॉस या फिर हानि हो गई 10 रुपए की। आंसर हो जाएगा 4th। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।